नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संस्कृत की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस क्लास में। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी 10th क्लास संस्कृत समूची भाग 2 और समूची भाग 2 में अभी तक हमारे काफ़ी चैप्टर हो चुके हैं। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है और जिसका नाम है विचित्र साक्षी। अब देखिए, विचित्र का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है? मतलब अजीबोगरीब। थोड़ा विचित्र हम किसे बोलेंगे? जो हमें थोड़ा सा अजीब सा दिखाई देता है, थोड़ा अजीब सा लगता है, नहीं? और साक्षी कौन होते हैं? जो गवाह होते हैं, सबूत होते हैं या कोई साक्ष्य होते हैं, है ना, उसे क्या कहेंगे? साक्षी। ठीक है, तो साक्षी किसे कहा जाता है? जो साक्षी यानी कि साक्षी का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? साक्षी यानी कि आंखों के द्वारा, उसने अपनी आंखों और कानों के द्वारा कुछ सबूत लिया है या कुछ जानकारी ले रखी है या फिर कुछ जानता है, यानी कि उसने साक्षात अपनी आंखों से देखा है जो भी हुआ है और वो उसका बयां करता है, उसे कहते हैं विचित्र साक्षी। और जो साक्षी होता है ना बच्चों, वो हूबहू बात कहता है, जैसी बात उसके सामने कही गई है वैसी की वैसी बात को वह कहना, वह साक्षी का धर्म होता है। ऐसा नहीं है कि आपने देखा क्या है और उसका वर्णन आप किन्हीं और शब्दों में कर रहे हो, कुछ और कह रहे हो, तो ऐसा नहीं है। जो आपने जिस तरह से देखा है उसी तरह से उसका वर्णन किया जाए तो वह कहलाएगा साक्षी यानी साक्षी। आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा जो आपने साक्षात सुना है वह क्या कहलाता है? साक्षी कहलाता है। अब यहाँ पर साक्षी है वो थोड़ा सा विचित्र है। कैसा है? विचित्र। विचित्र किसे कहेंगे? थोड़ा सा अजीब से दिखने वाला। तो इसी विचित्र साक्षी की यहाँ एक कहानी के माध्यम से वर्णन किया गया है कि विचित्र साक्षी कौन होता है। अब देखिए, यहाँ जो स्टोरी है उसका पहले मैं थोड़ा सा सारांश बता देती हूँ ताकि आप जब संस्कृत में स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। क्या होता है कि एक न्यायाधीश है बंकिम चंद्र, बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। अब होता यह है कि न्यायाधीश जो होते हैं ना, वो सही में बुद्धिमान होते हैं। उनके अंदर ऐसा नहीं है जो कानून की किताबों में लिखा हुआ है तो वैसा ही वे जो डिसीजन है वो देंगे, अपना जो जजमेंट है वैसा ही सुनाएंगे, ऐसा नहीं है। कभी हाँ वैसा तो है, चलो सुनाएंगे, ठीक है, वो वाली चीज़ है कि जो बुक में लिखा है, जो उनकी धाराओं में लिखा है, जो सेक्शन में लिखा है उसके अनुसार ही उन्हें फैसला सुनाना होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि न्यायाधीश के सामने ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है कि वो फैसला लेने में असमर्थ रहता है। यानी असमर्थ का मतलब होता है कि या तो अधिवक्ता जो होते हैं, अधिवक्ता कहते हैं एडवोकेट, वकील को कहते हैं, तो जो वकील होते हैं वो अपनी पैरवी यानी कि अपनी जो सुनवाई वो ढंग से नहीं कर पाते हैं या कुछ साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं या अच्छे से सबूत नहीं दे पाते हैं या अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं या फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि न्यायाधीश समझ ही नहीं पाता है कि मैं क्या करूँ, है ना। कभी कभी उसका जो सिक्स सेंस है, उसका मन जो कह रहा है कि नहीं ये व्यक्ति बेकसूर है, इसे सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन सबूत उसके खिलाफ जा रहे हैं तो न्यायाधीश उसमें अपने मन की नहीं सुन सकता है। कानून में ये होता है कि जो अधिवक्ता है या न्यायाधीश है उसे अपने मन की करने का कोई अधिकार नहीं होता है। मन, इंटेंशंस यानी कि आपके इरादे मायने नहीं रखते हैं, एक्ट मायने रखता है, यानी कि आपका कृत्य, आपके किए गए कार्य मायने रखते हैं, आपके इरादे क्या थे ये मायने नहीं रखते हैं। जैसे एक उदाहरण और दूंगी मैं आपको। मान लीजिए क्या हुआ कि एक खेत है, अब उस खेत में बहुत हरी हरी घास, फसल उग रही है, ठीक है, किसी व्यक्ति की फसल उग रही है। अब हुआ ये कि एक व्यक्ति आया, ठीक है, एक व्यक्ति आया और अपनी भेड़ बकरियों के साथ में आया और उसकी भेड़ बकरियों ने देखा भाई बहुत हरा भरा खेत भरा पड़ा है, चलो इसमें चले जाते हैं। तो जिसकी भेड़ बकरियां थी, जो भेड़ बकरियों का मालिक था, उसने बहुत रोका जानवरों को, लेकिन जानवर किसी की सुनते हैं क्या? नहीं सुनते। उसने बहुत रोका, इसका इरादा नहीं था कि मैं भेड़ बकरियों को उसके खेत के पास यानी खेत के मालिक के पास के जो खेत है उस खेत के करीब से लेकर जाऊंगा तो मेरी भेड़ बकरियां ये घास खा लेगी या ये फसल खा लेगी तो अच्छा रहेगा। उसका इरादा नहीं था, लेकिन भेड़ बकरियां उस खेत में चली गई और उसकी फसल को नष्ट कर दिया। अब क्या हुआ, भाई जो खेत का मालिक था वो गया कोर्ट में कि भाई फला व्यक्ति ने मेरा खेत का जो सामान है वो, मेरी फसल है वो नष्ट कर दी है। अब भाई एक बात बताइए, हम तो यही सोचेंगे भाई खेत के जो भेड़ बकरियों के जो मालिक थे उसे क्या पता था, उसकी गलती क्या है। लेकिन यहाँ पर एक्ट आता है कि यहाँ जो कृत्य था वो किसका था? भेड़ बकरियों के मालिक का था। भेड़ बकरियाँ किसकी थी? उस व्यक्ति की। तो वह व्यक्ति हर्जाना देगा किसे? खेत के मालिक को। ये कानून कहता है, कानून में इस तरह के नियम है कि आपके इरादे कैसे भी हो,
वो मायने नहीं रखते हैं, आपका कृत्य कैसा है यानी आपका एक्ट कैसा है, तो वो मायने रखा जाता है। तो यहाँ पर भी यही बात हुई थी कि यहाँ अब कई बार ऐसा होता है कि एक्ट और इरादे दोनों के बीच में कुछ असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है, तो वहाँ पर जज यानी कि जो न्यायाधीश होते हैं उनका व्यू चलता है, वो क्या सोचते हैं, वो किस आधार पर फैसला सुनाते हैं, तो वो अपना आधार का चयन कर लेते हैं। और अब उनकी जो बुद्धिमत्ता है वहाँ पर साबित होती है कि एक जज बनने के, अगर कोई जज के पद पर आसीन है उसे अपने किन किन कर्तव्यों का निर्वाह करना है वो जज पे डिपेंड करता है और उनके पद पर। तो हमारी जो स्टोरी है वो इस तरह से है कि एक गरीब व्यक्ति है, वो अपना गुजारा करता है, बहुत मेहनत करता है और किसी प्रकार मेहनत करके अपने एक पुत्र को पढ़ाने के लिए वह हॉस्टल में भेज देता है, शहर में भेजता है और शहर में वो उसे हॉस्टल में रखता है, ठीक है, क्योंकि उसे पढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसके पास संदेश आता है कि उसके बच्चे की तबीयत खराब हो गई है, उसके पास मैसेज आता है, तो वो अपनी बच्चे की तबीयत पूछने के लिए शहर में जाता है या बच्चे को लेने के लिए जाता है। तो वो क्या करता है कि घर से निकल जाता है। अब गरीबी है भाई, गरीबी में एक एक रुपया बचाने की इच्छा होती है कि भाई मैं इस यहाँ से भी पैसे बचा लूँ, यहाँ से भी पैसे बचा लूँ। जो गरीब व्यक्ति होता है वो मेहनत कर लेगा लेकिन फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करता है। तो उस व्यक्ति ने क्या करा, वो जो गरीब व्यक्ति था उसने क्या करा, बस में सफ़र न करने की बजाय उसने कहा कि कुछ पैसे बच ही जाएंगे, चलो मैं पैदल यात्रा कर लेता हूँ, पैदल चल जाऊँगा, मैं आराम से पहुँच जाऊँगा। अब वो बहुत लेट निकला था, अब पैदल चलने के कारण धीरे धीरे अब रात होने लग गई, अंधेरा होने लग गया। अब अंधेरा होने लग गया तो अब घने जंगल में अंधेरे में कैसे जाया जाए, नहीं, जंगली जानवर होते, उसे डर था कि कहीं मुझे मार ना दे। तो वो क्या करता है, जहाँ जैसे जो गांव खत्म होता है, जो स्थान खत्म होता है, वहाँ पर एक घर होता है, वहाँ आश्रय मांगता है, नॉक करता है गेट को और मकान मालिक आते हैं, जो घर के मालिक होते हैं वो आते हैं और उस व्यक्ति को शरण दे देते कि उसके द्वारा कहा जाता है कि मैं गरीब हूँ और इस तरह से मैं आया हूँ, राहगीर हूँ और अंधेरा हो गया, उसको शरण दे दी जाती है, यानी कि उन घर के मालिक ने उस पर दया दिखाई। तो होना भी यही चाहिए, वो दया दिखाते हैं और वो व्यक्ति सो जाता है, खाना वाना खा के सो जाता है। अब आधी रात को क्या होता है कि चोर आता है उस घर के अंदर और चोर आकर और एक बड़ी मंजूषा का मतलब था पेटी, बॉक्स, इसे बॉक्स कहेंगे, एक पेटी उठाकर लेकर जाता है। अब वो जो आगंतुक था जिसने शरण ली थी, शरणार्थी था, वो शरणार्थी उठ जाता है, उसे पता चल जाता है चोर है भाई और इसने चोरी करी है, वो कहाँ जाता है उसका पीछा करता है। तो वो जो आगंतुक था यानी कि जो शरणार्थी था उस चोर के पीछे जाता है। तो क्या होता है कि उस चोर को पता चल जाता है कि भाई ये तो मेरा पीछा कर रहा है। तो वो क्या करता है, वो शरणार्थी उसे चोर बोले उससे पहले वो चोर ही उसे चोर बोल देता है, वो चोर बोल देता है और सब घर के मालिक वगैरह उठ जाते हैं और कहते हैं भाई ये चोर है। अब क्या होता है कि जो चोर होता है ना वो एक्चुअल में चौकीदार होता है, वॉचमैन होता है। अब उसके ऊपर तो कोई ऐसा बोलेंगे कि भाई ये गलत बोल रहा है क्योंकि चौकीदार है, चौकीदारी कर रहा है, इसने देखा चोर को और पकड़ लिया है, ये भाग रहा था, हो सकता है, लेकिन अभी सबूत नहीं था ना भाई, कोई गरीब व्यक्ति था, वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाया। अब उसको जेल में डाल दिया जाता है, जेल में जाके उसके दूसरे दिन उसके ऊपर अभियोग चलाया जाता है, यानी उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। अब मुकदमा चलाया जाता है, जज साहब के सामने सारी बातें कही जाती है। अब क्या करते हैं भाई जज साहब, अब कैसे फैसला ले, क्योंकि पता ही नहीं, जज साहब को अंदर से महसूस हो गया कि भाई ये जो व्यक्ति है ये निर्दोष है, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिससे पता चल जाता है उनको कि भाई ये व्यक्ति निर्दोष है और ये दोषी है। लेकिन पता कैसे लगाए, क्योंकि सारे सबूत तो इसके खिलाफ है। जज साहब ऐसी युक्ति लगाते हैं कि एक, अब वो जो युक्ति है वो तो थोड़ी सरप्राइज रहेगी बच्चों, क्योंकि अगर मैं अभी बता दूंगी तो फिर वो तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा, आप पढ़ ही नहीं पाओगे। तो ये जो युक्ति है ये हम अंत में पढ़ेंगे कि क्या युक्ति थी, अंत में भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे और अनुवाद कराएंगे। जब अच्छे से कराएंगे आपको आराम से समझ में आएगा, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। तो शुरू करते हैं हमारा सरप्राइज कि विचित्र साक्षी कौन था, किस तरह का था और क्यों उसे विचित्र साक्षी कहा गया है। तो स्टोरी तो आपको समझ में आई। उसके बाद देखिए जो जज साहब है वो अपने विचित्र साक्षी की मदद से फैसला सुनाते हैं और जो दोषी है उसे दंड मिल जाता है और निर्दोष है वो मुक्त हो जाते हैं। तो हम पढ़ते हैं हमारे विचित्र साक्षी की स्टोरी। तो सबसे पहले देखिए हम इसका पूरे पाठ का वाचन करेंगे, मतलब पूरे पाठ को पढ़ेंगे संस्कृत में कि संस्कृत में क्या दिया गया है, कैसे शब्दों को पढ़ा जाता है, उसके बाद हम अनुवाद करेंगे। तो क्या है, अयम पाठः ओम प्रकाश ठक्कर विरचिताया कथाया संपादित अंश अस्ति। इयं कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयोपरि आधारित अस्ति। न्यायकर्तार सत्य निर्णयार्थ यदा कदा तादृशीनां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति, याभि प्रमाणं विनापि
विनापि न्याय स्यात् अस्यां कथायामपि न्यायाधीशेन तथैव मार्ग आचरित। कश्चन निर्दो जन भूरि परिश्रम्य किंचिद वित्तमुपार्जितवान् तेन वित्तेन स्वपुत्रम् एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः। तत्तनय तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः सम्भूतः। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णामवकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रं दृष्ट्वा च प्रस्थितः। परमर्थकाश्चेन पीडितः स बसयानं विहाय पदातिरेव प्राचलत्। पदातिक्रमेण संचलने सायं समय अपयोसो गन्तव्यात् दूरे आसीत्। निशान्धकारे प्रसरते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावहा। एवं विचार्य स पार्श्व स्थित ग्रामे रात्रि निवास कर्तुं कश्चित् गृहस्थ मुपागत करुणापरो गृहीत तस्मै आश्रयं प्रायच्छत। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोर गृहाभ्यन्तरं प्रविष्ट तत्र निहितामेकं मंजूषाम् आदाय पलायित। चोरस्य पादध्वनितः प्रबुद्धो अतिथि चोरशङ्काया तमन्वद् अधावत्। अघ्राणाञ्चित् परं तदानीमेव किञ्चित् विचित्रम् अघटत्। चोरम् इति तस्य तारस्वर्णेन प्रबुद्ध ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् वराकमतिथिमेव च चोरं मत्वा भत्स्यन्। अद्यापि ग्रामस्य आरक्षी एव चोर आसीत्। तत्क्षणमेव रक्षापुरुष तम अतिथिं चोर अयम् इति प्रख्याव कारागृहे प्राक्षिपत्। अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्याभियोगे तं विद्यालयं नीतवान्। न्यायाधीशो बंकिमचंद्र उपाभ्यां पृथक् विवरणं श्रुतवान्। सर्वं व्रतमगत्य स तं निर्दोषम् अवमन्य आरक्षिणं च दोषभाजनं किन्तु प्रमाण अभावात् स निर्णेतुं नाशक्तोत्। ततो असो तो अग्रिमे दिने उपस्थातुम् आदिष्टवान्। अन्येदु तो विद्यालये स्वस्वपक्षं पुनः स्थापितवन्तौ। तदेव कश्चित् तत्रत्य कर्मचारी समागत्य न्यवदते यत् इतः क्रोशद्वयान्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः। तस्य मृतशरीरं राजमार्गं निकषा वर्तते। आदिश्यां किं करणीयमिति न्यायाधीशः आरक्षिणम् अभियुक्तं च तं स्वन्यायालये आनयितुम् आदिष्टवान्। आदेशं प्राप्य उभौ प्राचलत्। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितं पट्टाच्छादितं देहं स्कन्देन वहन्तो न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितो। आरक्षी सुस्पष्ट देह अभियुक्त च अतीव कृशकाय। यहाँ पर आएगा कृशकाय। भारवत स्वस्य स्कन्देन वहनं तत्कृते दुष्करम् आसीत्। स भारवेदनया क्रदन्ति स्म। तस्य क्रदनं निशम्य मुदित आरक्षी तमुवाच रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहं चौर्यताया मंजूषाया ग्रहणाद् वारित। इदानीं निज कृतस्य फलं भुक्ष्यव। अस्मिन् चौर्याभिभूय त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसे इति प्रोच्य उच्चे अहसन्। यथा कथिश्चित् उभौ शवमानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ। आगे देखिए, न्यायाधीशेन पुनस्ततो घटनाया विषय वक्तुमुद्दिष्टो आरक्षिणी निज पक्षं प्रस्तुतवती। आश्चर्यम् अघटत्। स श्वः प्रवार्य कर्म प्रसार्य न्यायाधीशमेव अभिवाद्य निवेदितवान्। मान्यवरः एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तं तद् वर्णयामि। त्वया अहं चोरिताया मंजूषाया ग्रहणाद् वारित अतः निजकृतस्य फलं भुक्ष्यव। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यते इति। न्यायाधीश आरक्षिणो कारादण्डम् आदिश्य तं जनः ससम्मानं मुक्तवान्। अत एवोच्यते कि दुष्कारेणापि कर्माणि मति वैभवशालिना नीतिम युक्तिम समालंब्य लीललेव प्रकुर्वते। अब देखिए, इस तरह से हमने बच्चों ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया है। अब हम करेंगे इसकी अनुवाद, यानी कि इसका हम अनुवाद करेंगे एक एक शब्द का। सबसे पहले हम वही हमारा पैराग्राफ पढ़ते हैं कि अयम पाठः, कि यह पाठ,
यह पाठ ओम प्रकाश ठक्कर विरचिता, ओम प्रकाश ठक्कर के द्वारा रचित, विरचिता का मतलब क्या होगा, रचित, कथाया संपादित अंश अस्तित्व, उनके द्वारा रचित एक कथा है, उस कथा का संपादित अंश यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इयम कि यह, इस कथा में, यह कथा, इस कथा में, इयम कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयोपरि आधारित अस्ति। यह जो कथा है वो बंग साहित्य, बंग साहित्य का मतलब होता है बांग्ला साहित्य, क्या बोलेंगे, बांग्ला साहित्यकार। कौन थे बांग्ला साहित्यकार, बंकिम चंद्र चटर्जी, सभी जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी को कि ये बांग्ला साहित्य थे, उनके द्वारा, मतलब स्वयं को, बंकिम चंद्र चटर्जी को ही न्यायाधीश के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण, न्यायाधीश के रूप में प्रदत्त निर्णयोपि, यानी कि जो निर्णय दिया जाता है, आधारित अस्ति, उस निर्णय पर आधारित ये कथा है। कौन सी, विचित्र साक्षी। कि विचित्र साक्षी जो कहानी है वह ओम प्रकाश ठक्कर द्वारा जो कथा लिखी गई है उस कथा का संपादित अंश है, और ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, जो बंगाल के साहित्य, बांग्ला भाषा के साहित्यकार है, और बांग्ला भाषा के साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी को न्यायाधीश के रूप में यहाँ पर निर्णय देने के लिए, निर्णयों के ऊपर आपको किस तरह से अपना विचार रखना है, किस तरह से कार्य करना है, ये इस पर आधारित ये कथा है। न्यायकर्तार सत्य असत्य निर्णयार्थ यदा कदा तादृशीनां युक्तीनां प्रयोगम कुर्वन्ति याभि प्रमाणम विनापि न्याय स्यात्। अब देखिए क्या करते हैं जो न्यायकर्तार, न्यायकर्तार कौन होते हैं, न्यायाधीश, न्यायाधीश को ही कहा जाता है न्यायकर्तार। कि जो न्यायाधीश होते हैं वो सत्य और असत्य, सत्य असत्य यानी कि सत्य असत्य, असत्य निर्णयों के लिए, सत्य असत्य के निर्णय के लिए, निर्णयार्थम, निर्णयार्थम का मतलब होता है निर्णय के लिए, निर्णय के लिए, ठीक है, कि सत्य और असत्य के निर्णय के लिए यदा कदा, कि जब कभी भी, जहां भी जरूरत होती है, तादृशी नाम, अपने अनुसार, युक्ति नाम, उपायों के द्वारा, प्रयोग कुर्वन्ति, प्रयोग करके, यानी कि उस अनुसार, जिस अनुसार हमें अपना दिमाग चलाना चाहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, उस बुद्धि का प्रयोग उस समय के अनुसार और कोई योजना के अनुसार, योजना का प्रयोग करके करते हैं, या भी, और प्रमाणम विनापि न्याय स्यात्। विनापि का मतलब होता है के बिना, विनापि का मतलब क्या होता है, के बिना, किसके बिना, प्रमाण, प्रमाण का मतलब होता है सबूत के बिना, यानी कि सबूत के बिना अपने, यानी कि उस समय अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और कोई उपाय सोचते हैं और युक्ति के द्वारा वे क्या करते हैं, सबूत के बिना न्याय देते हैं। अस्याम कथायाम अपि, कि इस कथा में भी, कथायाम अपि यानी कि कथा में भी न्यायाधीशेन तथैव मार्ग आचरित, कि इस कथा में भी न्यायाधीश इसी प्रकार का, तथैव का मतलब होता है इसी प्रकार का मार्ग अपनाते हैं, आचरण करते हैं। ठीक है, क्या कहा है कि यह पाठ ओम प्रकाश ठक्कर द्वारा रचित कथा के रचित जो कथा है उस कथा का संपादित अंश है, और इस कथा में यह जो कथा है बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी का न्यायाधीश के रूप में यहाँ पर उनके निर्णयों पर ही, निर्णय देने के लिए यहाँ पर स्थापित, आधारित किया गया है। न्यायकर्ता यानी कि न्यायाधीश है वो सत्य असत्य के निर्णय के लिए कभी कभी क्या करते हैं, यदा कदा, तदा कदा का मतलब होता है कभी कभी, उसी के अनुसार युक्तियों का प्रयोग करते हैं जब उनके पास सबूत नहीं होते हैं, प्रयोग करते हैं और बिना सबूत के बिना भी न्याय देते हैं। अस्या कथायाम अपि, इस कथा में भी न्यायाधीशेन तथैव मार्ग आचरित, इस कथा में भी जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, वो इसी तरह का रास्ता अपनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विचित्र साक्षी, अब ये इसका अनुवाद हो गया है कि कथा बंगला के सुप्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए एक फैसले पर आधारित है। इसके रचयिता श्री ओम प्रकाश ठाकुर है, और चटर्जी जितने महान साहित्यकार थे उतने ही प्रसिद्ध न्यायाधीश भी रहे। निरक्षीर विभागार्ध में कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते थे कि गवाह के अभाव में भी न्याय हो सके। इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीश ने एक ऐसी ही युक्ति का प्रयोग करके न्याय करने में सफलता पाई है। ठीक है, आगे चलते बच्चों। अब हमारा यहाँ से विचित्र साक्षी जो है कहानी, विचित्र साक्षी
जो कहानी है वो शुरू होती है। साक्षी का मतलब मैंने आपको बताया कि साक्षी यानी आंखों के साथ में। साक्षी का मतलब जिसने बिल्कुल एकदम हूबहू देखा है। साक्षी किसे कहेंगे? जिसने साक्षात देखा है, अपनी आंखों से देखा है, पूरे शरीर के को उपस्थित करके वहां पर देखा है, उसे क्या कहेंगे? साक्षी कहते हैं। ठीक है। कश्चन निर्धनो जनः, कश्चन कोई, निर्धन जनः यानी कि व्यक्ति, भूरी परिश्रम्य मेहनत करके, किंचित वित्त, वित्त यानी कि धन, वित्त का मतलब क्या होता है? धन, उपार्जितवान धन को एकत्र करके यानी कि धन कमाकर, उपार्जितवान का मतलब होता है कमाकर, धन को कमाकर, तेन वित्तेन, तेन यानी कि उस, वित्तेन यानी कि धन से, उस धन से स्वपुत्रम अपने पुत्र को एकस्मिन एक महाविद्यालय प्रवेशम दापयूतम सफल हो जाता, महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो जाता है। ठीक है। तत्तनया, तनया यानी कि उस पुत्र का, तनया का मतलब क्या होता है? पुत्र। तत्रेव वह जो पुत्र है, वह पुत्र तत्रेव वहां छात्रावासी निवसना, छात्रावास में रहता है। अध्ययने संलग्न, रहकर अध्ययन में संलग्न, संभूत अध्ययन करता है। एकदा स पिता, एक बार उसके पिता, तनुजस्य बेटे की, रुग्णामवकार्ण्य व्याकुल हो जाता है। उसके पिता को मैसेज मिलता है कि वह रुग्ण यानी कि वह बीमार हो गया है, और बीमार होने के कारण व्याकुल हो जाता है। व्याकुल यानी कि बेचैन हो जाता है। ठीक है, बेचैन हो जाता है, और बेचैन होकर पुत्रम दृष्टुं च प्रस्थित, और पुत्र को देखने के लिए जाता है। परमर्थ का शयन मतलब कि पीड़ित सा, परमर्थ का शयन का मतलब होता है कि पैसे की कमी के कारण पीड़ित सह वह बस यानम विहाय, विहाय का मतलब होता है छोड़कर, विहाय का मतलब क्या होता है? छोड़कर, पदादि रेव पैदल ही, क्या होता है? पैदल ही, प्राचलत चलता है, चलता है। ठीक है। क्या है स्टोरी? कहाँ से शुरू हुई है कि कश्चन निर्धनो जना, एक कोई निर्धन व्यक्ति बुरी परिश्रम्य, खूब मेहनत करके, किंचित वित्त उपार्जितम, खूब धन, अच्छा सा मतलब खूब मेहनत करके, बहुत मेहनत करके और धन को कमाता है, और उस धन से अपने पुत्र का एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो जाता है। तत्तनय तत्रे वह पुत्र, वह उसका पुत्र वही छात्रावास में अध्ययन रहकर अध्ययन करने में संलग्न होता है। एकदा स पिता, एक बार उसके पिता, तनुजस्य यानी कि बेटे की, तनुजस्य या पुत्र की या बेटे की, रुग्णावकार्ण्य मतलब कि बीमारी के समाचार सुनकर व्याकुलो बेचैन हो जाते हैं, और पुत्रम दृष्टु च प्रस्थित, और पुत्र को देखने के लिए चलते हैं। परमर्थ का शयन पीड़ित सह बस यानम यानी कि गरीबी से पीड़ित होने के कारण वह बस यान को, बस को छोड़कर, बस की यात्रा को छोड़कर, पदादिरेव प्राचलत पैदल ही यात्रा करने के लिए चल पड़ते हैं। आगे देखिए इसका अनुवाद कि किसी गरीब व्यक्ति ने बहुत परिश्रम करके कुछ धन कमाया और उससे अपने बेटे को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में समर्थ हो गया। उसका बेटा वहीं छात्रावास में रहता हुआ अध्ययन में संलग्न हो गया। एक दिन वह पिता बेटे की बीमारी की बात सुनकर व्याकुल हुआ और बेटे को देखने के लिए चल दिया, परंतु धन के अत्यधिक अभाव के कारण खिन्न हुआ, वह बस को छोड़कर पैदल ही चल पड़ा। ठीक है, आगे देखिए अगला हमारा पैराग्राफ है। पदातिक्रमेण संचलन सायं, पदातिक्रमेण का मतलब होता है पैदल चलते हुए, पैदल चलते हुए, पैदल चलते हुए, संचलनम सायं समयोपसयो गंतव्यात् दूरे आसीत्, के समय अधिक हो गया था, अधिक समय कि शाम का समय बहुत हो गया था। गंतव्यात्, गंतव्य का मतलब होता है जहां पहुंचना हो, जहां पहुंचना हो। ठीक है, गंतव्य किसे बोलते हैं? अपने लक्ष्य को कहते हैं कि जहां हमें पहुंचना था उसे गंतव्य बोलते हैं। गंतव्यात् दूरे आसीत्, अपने गंतव्य स्थान से बहुत दूर था वह। कौन? वह निर्धन व्यक्ति। निशा अंधकारे, निशा यानी कि रात्रि के अंधकार में, निशा का मतलब क्या होता है? रात्रि, और रात्रि के अंधकार में प्रसरते फैले हुए, प्रसरते का मतलब क्या होता है?
फैले हुए, कि रात्रि के अंधकार में फैले हुए विजने प्रदेश, विजने का मतलब होता है जंगल, जंगल का एकांत प्रदेश, जंगल का एकांत, विजने प्रदेशे पद यात्रा न शुभावहा, यानी कि जंगल का एकांत जो क्षेत्र है, प्रदेश क्या कहेंगे, स्थान, क्षेत्र, जंगल के क्षेत्र में पद यात्रा यानी कि पैदल चलना न शुभावहा, सही नहीं है। शुभावहा क्या होगा, एवं विचार्य स पार्श्व स्थित, ऐसा विचार करके, विचार यानी कि ऐसा सोच करके, स कौन है यहाँ पर, कौन, जनः, पार्श्व स्थित यानी कि पास में ही स्थित ग्रामे रात्रि निवास कर्तुम कश्चिद गृहस्थमुपागत, यानी कि ऐसा सोच करके वो विचार करता है कि मुझे यहाँ पास में ही रात्रि निवास के लिए किसी घर में जाना चाहिए, और वह जाता है। करुणा परोग्रही, यानी कि जो ग्रही होते हैं, जो घर के मालिक होते हैं, वो उसके ऊपर करुणा करते हैं, दया दिखाते हैं। तस्में उसे आश्रयम प्रायच्छत, प्रायच्छत का मतलब देते हैं, और आश्रय का मतलब क्या होता है, शरण देते हैं। तस्में यानी उसे, ठीक है। क्या है कि पैदल यात्रा करते समय संचलम सायं, कि चलते चलते शाम हो जाती है, और शाम अधिक हो जाने के कारण, और शाम तो अधिक हो गई है लेकिन अभी उसका जो जहाँ पहुँचने का स्थान है वो अभी बहुत दूर है, ठीक है। निशा अंधकार प्रसते, रात्रि में जो अंधकार है, वो रात्रि का जो अंधकार है वो चारों तरफ फैल रहा है। और विजने प्रदेश है, विजने प्रदेश का मतलब होता है जंगल का एकांत क्षेत्र, ठीक है। तो जंगल का एकांत क्षेत्र है, वह यात्रा न शुभावहा, वो सोचता है कि मेरी जो पैदल यात्रा है, मैं पैदल जाता हूं तो ये मेरे लिए सही नहीं होगा। एवं विचार्य स पार्श्व स्थित ग्रामे, ऐसा विचार करके वो पास में ही स्थित गांव में रात्रि निवास कर्तुम, रात्रि निवास करने के लिए किंचित गृहस्थमापुगत, यानी कि किसी घर के पास में आता है। करुणा परो, घर से वो याचना करता है। करुणा परोग्रही, जो करुणा यानी कि दया करके जो ग्रस्त होते हैं वे उसे आश्रय दे देते हैं, यानी कि शरण दे देते हैं, ठीक है। अब करते हैं हम इसका हिंदी में अनुवाद, कि पैदल ही लगातार चलते हुए सायंकाल को भी वह अपने गंतव्य से दूर रहा था। रात का अंधेरा फैलने पर एकांत प्रदेश में पैदल यात्रा हितकारी नहीं होती है। इस प्रकार सोचकर वह पास में बसे गांव में रैन बसेरा करने के लिए किसी गृहस्थ के पास आया, और करुणामय घर के मालिक ने उसे सहारा यानी कि आश्रय प्रदान किया। अब देखिए बच्चों, अगला हमारा पैराग्राफ क्या है, स्टोरी समझ में आ रही है सभी को बहुत अच्छे से। तस्यामेव रात्रो, उसी ही रात में, रात्रि, तस्मिन, उस, ग्रहे, घर में, कश्चन, कोई, ठीक है, उस घर में, ग्रहे यानी घर में, कश्चन कोई, चोरः, गृहाभ्यंतर, घर प्रविष्ट, घर के अंदर, ठीक है, प्रविष्ट आ जाता है। तत्र, वहां, निहितमेका, वहां रखी हुई एक मंजूषात का मतलब क्या होता है, पेटी, या आप बॉक्स भी बोल सकते हो, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, बॉक्स, ठीक है। मंजूषात यानी कि एक पेटी, आदाय, लेकर, आदाय का मतलब क्या होता है, लेकर, और आदाय का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों, आदाय का होता है प्रदाय, ध्यान रखना, आदाय प्रदाय, लेकर, देकर। पलायित, भागता है, पलायिता का मतलब क्या होता है, भागता है। चोरस्य, चोर की, पाद ध्वनि ना, पैरों की ध्वनि, चोर की पैरों की ध्वनि। प्रबुद्ध अतिथि, बुद्धिमान अतिथि। चोर शंकया, पैरों की ध्वनि सुनकर जो बुद्धिमान अतिथि है, अतिथि कौन है यहाँ पर, वह गरीब निर्धन व्यक्ति। तो जो प्रबुद्ध अतिथि बुद्धिमान व्यक्ति है, चोर शंकाया, चोर की शंका करके ऐसा लगा कि ये चोर है कहीं पर। तमन धावत, उसके पीछे दाहत। अग्रहणांच मतलब दौड़ता हुआ। अहग्रहणांच का मतलब कि बाहर निकल जाता है, घर से बाहर, ठीक है, निकलता है। परम तदानीमेव किंचित विचित्रम घट, लेकिन वहां उसी ही समय, परम यानी कि लेकिन, उसी ही समय, किंचित कुछ, विचित्रम घटत
कुछ आश्चर्यजनक घटता है, आश्चर्यजनक घटता है। ठीक है, देखिए क्या बताया है कि तस्यामेव रात्रो तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्ट, कि उसी समय वहां रात्रि में उस घर में कोई चोर घर के अंदर प्रविष्ट होता है। तत्र वहां निहितमेका रखी हुई एक मंजूषात आदाय पलायित लेकर भागता है, एक पेटी को लेकर भागता है। चोरस्य पादध्वनिना, चोर की पैरों की आवाज, प्रबुद्ध अतिथि वो सुन लेता है। चोर शंक्यात, ऐसा लगता है कि चोर की आवाज है और ऐसी शंका के साथ में तमन धावत अग्रहणांच, वह उसके पीछे दौड़ता हुआ घर से बाहर निकल जाता है। परम तदानीमेव, लेकिन उसी ही समय कुछ विचित्रम घटत, कुछ आश्चर्यजनक घटता है। अब देखिए क्या आश्चर्यजनक घटता है, पहले हम इसका अनुवाद करते हैं। अनुवाद क्या है कि भाग्य की लीला बड़ी अनोखी होती है। उसी रात में उस घर में कोई चोर घर के अंदर घुस गया, वहां रखी एक पेटी को लेकर वह भाग गया। चोर की पदचाप से जागा हुआ अतिथि चोर की आशंका से चोर के पीछे दौड़ा और पकड़ लिया। लेकिन एक अनोखी घटना घटी। अब कौन सी घटना घटी है हम देखते हैं इसमें। चोरम इति, मतलब चोर है, ये चोर है। इति तस्य तारस्वरेण प्रबुद्ध ग्रामीण वासिन स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्र गच्छन वराकमतिथेव च चोरम मत्वा अभत्सर्यन। अब देखिए क्या हुआ है कि क्या विचित्र घटना घटी कि जो प्रबुद्ध अतिथि था, यानी कि जो ग्रामीण व्यक्ति था, जो चलकर आ रहा था अपने पुत्र से मिलने के लिए, जब उसने देखा कि घर के अंदर, जिस घर में वो रह रहा है, जिस घर में वो उसने शरण ली थी, उस घर में कोई एक व्यक्ति आ जाता है, यानी कि चोर आ रहा है। चोर की पैरों की ध्वनि वो समझ जाता है और समझने के बाद वो चोर को पता चल जाता है कि चोरी करके जा रहा है और वो उसके पीछे पीछे जाकर उसको पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही पकड़ता है तो वो चोर कहे उससे पहले वो जो चोर होता है वही उसे क्या कहता है कि चोरोयम, कि चोर है, ये चोर है। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्ध ग्रामवासी न, यानी कि उसके जोर के स्वर को सुनकर, जो चोर ही खुद बोलता है कि चोर है, ये चोर है, ये चोर है, ऐसा सुन के, ऐसा उसका जोर से स्वर सुन के प्रबुद्ध ग्रामवासी न, जितने भी ग्राम के वासी होते हैं, स्वगृहात्, स्वयं के घर से, यानी कि अपने घर से, यहाँ पर पंचमी विभक्ति आ गया है। निष्क्रम्य, निकलते हैं, निष्क्रम्य यानी कि निकलते हैं। तत्रा गच्छन, निकलकर वहां आ जाते हैं, वहां, तत्रा यानी कि वहां आते हैं। ठीक है। वराकम अतिथेव, अब वे देखते हैं कि ये तो एक अतिथेव ही है, ये तो वही अतिथि है। कौन? जो जिसको हमने शरण दी थी, ये वही अतिथि है। और चोर अयम, और ये चोर है, कि ये चोर है। मत्वा, ऐसा जानकर, चोर जानकर, मत्वा का यानी कि जानकर। अभत्सरना, उसकी भत्सरना करते हैं। भत्सरना करने का मतलब क्या होता है? उसे बुरा भला कहना कि भाई एक तो हमने तुमको शरण दी है, ऊपर से तुम हमारे यहाँ चोरी कर रहे हो, तो उसे क्या करते हैं? भत्सरना करना, भत्सरना करना। ठीक है। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चोर आसित, लेकिन यद्यपि का मतलब होता है यद्यपि कि ग्राम का वासी ही, ग्राम का आरक्षी का मतलब कौन होता है? चौकीदार। आरक्षी का मतलब कौन होता है? चौकीदार। एवं यानी ही चोर आसित क्या मतलब था कि यद्यपि जो चौकीदार था गांव का वही चोर था। तत्क्षण में, उसी क्षण, रक्षा पुरुषोत्तम अतिथिम, रक्षा पुरुष कौन होते हैं? सैनिक, सिपाही बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है, या सिपाही। ठीक है, कि उसी समय जो सिपाही होते हैं, तम यानी उसे किसे? अतिथि को, चोरो अयम, चोर है ये, इति प्राख्याप्य, ऐसा जानकर, कारागृह, जेल में, प्राक्षिप्त, डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं। ठीक है। कैसा जानकर? कि उसे कहा गया कि भाई ये चोर, जो चौकीदार होता है वास्तव में वही चोर होता है, लेकिन जब पता चल जाता है कि ये गांव वाले कह लेते हैं कि भाई जिसे हमने शरण दी है वही चोर है, उसकी भत्सरना करते हैं।
और बदसन्ना करने के बाद में वे उस चोर को सिपाही को सौंप देते हैं और सिपाही उसे जेल में डाल देते हैं। देखिए एक बार फिर से करेंगे कि चोरायम इति, वह जो चोर है वो कैसा कहता है कि घटना विचित्र घट जाती है, और विचित्र घटना क्या घटती है कि चोरायम ये चोर है, ये चोर है। उसके स्वर को सुनकर सभी ग्रामवासी अपने घर से बाहर निकलते हैं और वहां आते हैं। वराकम अतिथि में चोरम, यानी कि यह अतिथि ही चोर है, ऐसा जानकर ये जो गांववासी है वो उसकी बदसन्ना करते हैं। और यद्यपि ग्रामस्य, लेकिन यद्यपि वास्तविक तौर पर गांव का जो चौकीदार था वही चोर था। तत्क्षण में वो उसी समय रक्षा पुरुष सिपाही आते हैं और उस अतिथि को चोरो अयम कि ये चोर है ऐसा कहकर और जेल में डाल देते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, इसका अनुवाद करते हैं कि ये चोर है। इसके उच्च स्वर से जागे हुए गांव में रहने वाले लोग अपने अपने घर से निकलकर वहां आ गए और उस बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर निंदा करने लगे। वास्तव में गांव का चौकीदार ही चोर था। तत्काल ही उस आरक्षी ने यह चोर है ऐसा प्रचार करके उसे बंदी गृह अर्थात जेल में डाल दिया। आगे देखिए बच्चों, अगला पैराग्राफ करते हैं हम लोग। अभी हमारा जो सरप्राइज है कि विचित्र साक्षी कौन था अभी बाकी है, तो विचित्र साक्षी आने वाले हैं और ये जज साहब निर्णय करेंगे कि विचित्र साक्षी कैसे है। अग्रिमे दिने, अगले दिन, अग्रिमे दिने का मतलब क्या होता है, अगले दिन। स आरक्षी का मतलब चौकीदार, क्योंकि चौकीदार ने उसे जेल में डाला था, उसी ने पकड़ा था, तो सबूत वही था, तो वह भी तो एक तरह से अभियोग के रूप अंदर यानी कि मुकदमे में शामिल होगा। तो चौकीदार चौर्याभियोगे तब न्यायालयम नीतवान, चोर के अभियोग में उसे न्यायालय ले जाते हैं। नीतवान का मतलब ले जाते हैं। न्यायाधीशों बंकिम चंद्र उभाभ्याम का मतलब होता है दोनों, ठीक है, दोनों का, कि न्यायाधीश वहां पर कि ये जो चौकीदार है वो चोर को यानी कि चोर ऐसा जानकर चौकीदार चोरी के अभियोग में उसे न्यायालय में ले जाते हैं। और न्यायाधीश बंकिम चंद्र चटर्जी होते हैं, वे दोनों का पृथक अलग अलग विवरण श्रुतवान और सुनते हैं। क्या श्रुतवान का मतलब होता है सुनते हैं। सर्वम व्रतम अगत्य, सारा वृतांत जानकर, सर्वम यानी कि सारा, वृतांत यानी कि वृतांत का मतलब क्या होता है पूरी बात जानकर, वृतांत जानकर, व्रतम गत्य का मतलब सारा वृतांत जानकर, सतम निर्दोषम अमन्यत आरक्षिणम च दोष भाजनम, सह उसे, तम स यानी वे, तम यानी उसे, निर्दोष यानी बेकसूर, अमन्यत जानकर, जानते हैं, ठीक है, जानते हैं। आरक्षिणम, और आरक्षिणम कौन होते हैं चौकीदार, आरक्षिणम कौन होता है चौकीदार, और चौकीदार को दोष भाजनम दोषी मानते हैं। यानी कि वे पूरा वृतांत सुन लेते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी न्यायाधीश के रूप में जो न्यायपीठ पर बैठे हुए हैं, जहां पर वे आसीन हैं, उस पद पे आसीन होकर वो सारा दोनों का वृतांत सुन लेते हैं और सुनकर उनके मन में समझ में तो आ जाता है कि भाई ये जो व्यक्ति है ये तो है निर्दोष और जो चौकीदार है वो है दोषी, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करा है। किंतु प्रमाणाभावात, यानी कि प्रमाण के अभाव में स यानी कि वह निर्णय देने में ना शक्नोत, असमर्थ थे, ठीक है। कौन? न्यायाधीश बंकिम चंद्र चटर्जी, उनके पास किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं था। उन्हें पता तो चल गया था भाई कौन चोर है और कौन चोर नहीं है, कौन दोषी है और कौन निर्दोष है, लेकिन उनके पास सबूत नहीं था। और सबूत देखिए न्यायाधीश में यानी कि हम न्यायालय में जब जाते हैं वहाँ सबूतों की आवश्यकता होती है, सबूतों के बिना पर ही, उसके आधार पर ही हमें निर्णय मिलता है। तो यहाँ न्यायाधीश बंकिम चंद्र चटर्जी के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे वे बता सके कि ये जो चौकीदार है वही चोर है। अब क्या होता है देखिए, ततो असोतो अग्रिमे दिन है, ऐसा ही वे कहकर दोनों को तो यानी कि दोनों अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, सामने फिर प्रस्तुत होने में, यानी कि प्रस्तुत होने का उन दोनों को, असो तो
अतो असो तो अग्रिमे दिने अगले दिन फिर से उपस्थातुम प्रस्तुत होने में आदिष्टवान आदेश देते हैं। आदिष्टवान का मतलब होता है आदेश देते हैं। अन्येदु तो न्यायालय कि अब अगले दिन क्या न्यायालय में होता है ये देखते हैं। क्या कहा गया है कि अग्रिमे दिने से आरक्षित चोर्याभियोगे तम न्यायालय नितवान। अगले दिन जो चौकीदार होता है वो चोर के अभियोग में उस गरीब व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत लेकर आता है। न्यायाधीशों बंकिम चंद्र चटर्जी उभाभ्याम यानी कि दोनों का पृथक पृथक अलग अलग विवरण सुनते हैं और सर्वम प्रथम यानी कि सारी बात को जानकर वे ये मानते हैं कि जो व्यक्ति है जो चोर के अभियोग में यहाँ पर लाया गया है वो निर्दोष है और ये चौकीदार ही वहाँ दोषी है। किंतु लेकिन प्रमाण यानी सबूत के अभाव में वह निर्णय देने में असमर्थ है। ततो उन दोनों को अगले दिन इसी प्रकार उन दोनों को अगले दिन न्यायालय में फिर से प्रस्तुत होने का आदेश दिया जाता है। अन्येदु तो न्यायालय। अब देखिए न्यायालय में अगले दिन क्या होता है। अगले दिन वह चौकीदार चोरी के मुकदमे में उसे यानी कि अतिथि को न्यायालय ले गया। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने अलग अलग विवरण सुना। पूरे वृतांत को जानकर उस न्यायाधीश ने उस अतिथि को निरपराध माना और रक्षा पुरुष को अपराधी माना, लेकिन प्रमाण के अभाव में वह न्यायाधीश निर्णय नहीं कर सका। तब उस न्यायाधीश ने उन दोनों को अतिथि एवं जो चौकीदार हम कहेंगे यहाँ पर चौकीदार को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश प्रदान किया। अब देखिए अगले दिन आदेश जब फिर से न्यायालय में उपस्थित होते हैं दोनों तो क्या करते हैं। अब उन्हें न्यायाधीश को तो समझ में आ गया कि कौन दोषी और कौन निर्दोष है, लेकिन सबूत नहीं है भाई, सबूत के बिना क्या करेंगे। तो अब देखिए वो अपना कितनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। अन्येदु तो न्यायालय स्वस्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तो। अगले दिन भी आज भी वे जिस दिन वे अगले दिन भी प्रस्तुत होते हैं तब वे फिर अपना अलग अलग अपना पक्ष फिर से स्थापितवन्तो फिर से प्रस्तुत करते हैं। तदेव कश्चित तत्रत्य कर्मचारी तदेव तब कश्चित यानी कोई तत्रत्य मही का ही तत्रत्य का मतलब होता है मही का ही न्यायालय का ही कर्मचारी समागत्य पास आकर न्यवदित विनय करता है यथा इतः क्रोशद्वया अंतर काले यानी कि यहाँ वह निवेदन करता है। वहीं का एक कर्मचारी है जो न्यायालय में आता है और आकर निवेदन करता है कि इतः कि यहाँ क्रोशद्वय अंतराले यानी कि दो कोश के मध्य में, अंतराले का मतलब क्या होता है मध्य में, कश्चित जनः कोई व्यक्ति केना अपि हत किसी के द्वारा कोई व्यक्ति किसी के द्वारा केना अपि यानी किसी के द्वारा हत मारा गया। ठीक है, हता यानी कि मारा गया। क्या कहा जा रहा है, कोई वहीं का कर्मचारी है। जब अगले दिन उनको फिर से सुनवाई के लिए लाया जाता है और फिर से वे अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं। कौन, आरक्षी भी करता है और अतिथि भी करता है, दोनों अपने अपने पक्ष प्रस्तुत करते हैं और वहाँ रखते हैं। उसी समय वहाँ पर वहीं का एक कर्मचारी आकर न्यायालय में निवेदन करता है और कहता है कि यहाँ से दो कोश के मध्य में एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति है जो किसी के द्वारा मारा गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते। निकषा का मतलब होता है समीप, पास में, कि उसका तस्य यानी उसका मृत शरीर, मरा हुआ शरीर राजमार्ग के पास में वर्तते है। ठीक है, आदिश्यताम किम करणीयमिति कि आदेश दीजिए क्या करना चाहिए। न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च तम शव न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान। अब न्यायाधीश क्या करते देखिए, आरक्षिण यानी कि चौकीदार, आरक्षिण यानी कि चौकीदार और अभियुक्त को, यहाँ अभियुक्त ही लिखा जाएगा, च यानी और, कि न्यायाधीश आरक्षिण चौकीदार और अभियुक्त दोनों को तम यानी कि उस शव को न्यायालय में आने तुम लाने का
आदिष्टवान आदेश देते हैं। देखिए क्या होता है कि वहां अब न्यायालय, अब ये देखिए उक्ति किसने अपनाई है, ये न्यायाधीश बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनाई है कि उनके पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन क्या करें वहां पर कोई घटना होती है कि दोनों अगले दिन उनको फिर से आदेश दिया जाता है कि तुम फिर से कल सुनवाई होगी, तुम फिर से यहाँ पर आना। अब वे दोनों वहां प्रस्तुत होते हैं न्यायालय में और अपना अपना पक्ष रखते हैं। जैसे ही वे अपना अपना पक्ष रखते हैं उसी समय एक व्यक्ति वहीं का कर्मचारी है और वो आता है न्यायाधीश के सामने, निवेदन करता है और कहता है कि यहाँ से 2 कोष के मध्य एक दूरी होती है, दूरी होती है कि 2 कोस के मध्य में कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मारा गया है और वह राजमार्ग यानी कि उसका जो मरा हुआ शरीर है वो राजमार्ग के पास में पड़ा हुआ है भाई। तो वो अब क्या करना चाहिए, आदेश दीजिए। न्यायाधीश से पूछता है कि आदेश दीजिए अब क्या करना चाहिए। तो देखिए क्या कह रहा है कि न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च, न्यायाधीश आरक्षी और अभियुक्त दोनों को आदेश देता है कि उस शव को न्यायालय में लाया जाए। अब देखिए न्यायालय में लाने के बाद क्या होता है, दोनों जाते हैं कि दूसरे दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को फिर से स्थापित किया। तभी वहां के किसी रहने वाले ने आकर निवेदन किया कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर कोई आदमी किसी के द्वारा मार दिया गया है और उसकी लाश सड़क के पास है। आदेश दीजिए क्या करना चाहिए। न्यायाधीश ने रक्षा पुरुष यानी सैनिक और अभियुक्त को उस शव को न्यायालय में लाने के लिए आदेश दिया। अब देखिए वो किस प्रकार से शव लेकर आते हैं। आदेश प्राप्ति उभो, उभो का मतलब क्या होता है, दोनों, ठीक है। उभो प्राचलताम, चलते हैं, वहां से चलते हैं। आदेश प्राप्त कर लिया है, अब दोनों वहां से चलते हैं। तत्रोपेत्य, वहां जाकर, तत्रोपेत्य वहां जाकर। काष्ठपटले निहितम, काष्ठपटले का मतलब होता है लकड़ी के कट्टे पर, लकड़ी का एक फ्लैट ऐसा एक तख्ता होता है, लकड़ी का तख्ता बोल सकते हैं हम। काष्ठ यानी कि लकड़ी का तख्ता, ठीक है, लकड़ी के तख्ते पर रखा हुआ, निहितम यानी कि रखा हुआ। पटाच्छादित, पट यानी कि वस्त्र कपड़ा, ठीक है, कपड़े से ढका हुआ, कपड़े से ढका हुआ। देह शरीर, स्वकंदेन स्कंदेन कंधों पर, स्कंदेन कंधों पर, कंधों पर। वहंतो उठाकर, न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो, न्यायाधिकरण यानी कि न्यायालय की तरफ लेकर आते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं कि आदेश पाकर दोनों चलते हैं और वहां जाकर लकड़ी के तख्ते पर रखी हुई और कपड़े से ढकी हुई शरीर को कंधों पर उठाकर, वहंतो यानी कि उठाकर, वहंतो का मतलब क्या हो जाएगा, उठाकर न्यायाधिकरणम न्यायालय की तरफ लाते हैं। प्रस्थितो को मतलब लाते हैं। आरक्षित सुस्पष्ट देह आसित, आरक्षी की जो शरीर होता है वो थोड़ा मजबूत होता है, बलशाली होता है। अभियुक्तश्च अतीव कृशकाय, कृशकाय, कृशकाय का मतलब क्या होता है, निर्बल। इसका मतलब क्या होता है, निर्बल होता है, ठीक है। कि आरक्षी का जो शरीर होता है वो स्पष्ट होता है, सुस्पष्ट यानी कि बहुत ही मजबूत होता है, बलशाली होता है। लेकिन जो अभियुक्त होता है वो थोड़ा कृशकाय, निर्बल होता है, वो शक्तिहीन होता है। क्या कहा है देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि आदेश पाकर दोनों चलते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि लकड़ी के तख्ते पर रखा हुआ कपड़े से ढके हुए जो देह होती है, शरीर होता है, उसको कंधों पर उठाकर न्यायाधिकरण न्यायालय की तरफ लाते हैं। प्रति यानी तरफ, प्रति का मतलब क्या होता है, तरफ या और। आरक्षी सुस्पष्ट देह आसित, आरक्षी की यानी कि चौकीदार का जो शरीर होता है वो बहुत ही बलशाली होता है। अभियुक्त अतीव कृशकाय, लेकिन अभियुक्त होता है अतिथि, उसका जो शरीर होता है वो निर्बल होता है। अब आगे देखिए हम इसका अनुवाद करते हैं कि आदेश पाकर दोनों अभियुक्त और आरक्षी चल पड़े और वहीं पास जाकर लकड़ी के तख्ते पर रखे हुए कपड़े से ढके हुए शरीर को कंधे पर ढोते हुए न्यायालय की ओर प्रस्थान करते हैं। चौकीदार हष्ट-पुष्ट शरीर वाला था और अपराधी कमजोर और दुबले पतले शरीर वाला था, ठीक है। अब देखिए क्या होता है भाई, दोनों न्यायालय की तरफ उस शरीर को लेकर आ रहे हैं जो मरा हुआ है, किसी ने उसको मार दिया है और शरीर को ढोकर अपने कंधों पर ढोकर लेकर आ रहे हैं। भारवत श्वस्य स्कंदन वहम तत्कृते दुष्करम आसित, भार के कारण अपने कंधों में, शवस्य, शवस्य यानी कि शव के, भारवत भारी शव के, स्कंदेन यानी कि कंधों पर, वहन उठाकर, तत्कृते दुष्करम यानी कि दुष्कर हो रहा था, मुश्किल हो रहा था, ठीक है।
यानी कि भारी शव को कंधों पर उठाकर लाना मुश्किल हो रहा था। ठीक है। स भार वेदनया, भार की पीड़ा से, भार वेदना यानी कि भार की पीड़ा से, क्रदंती स्मः, रो रहा था, रोता था। ठीक है। स कौन है यहाँ पर? अतिथि के लिए कहा गया कि अतिथि भार की पीड़ा से रोता है। तस्य क्रदंत, उसके रोने को, निशम्य मुदित आरक्षी, उसके रोने को देखकर मुदित आरक्षी, जो मुदित यानी कि प्रसन्न, प्रसन्न, उसके रोने को देखकर प्रसन्न आरक्षी यानी कि निशम्य मुदित आरक्षी तमुवाच, जो प्रसन्न आरक्षी है चौकीदार प्रसन्न होता है और उससे कहता है, तमुवाच यानी कि उससे कहता है, रे दुष्ट, हे दुष्ट, तस्मिन दिने, तस्मिन यानी कि उस दिन, तव्या अहम, तुमने मुझे चोरिताया, चोरी की हुई, मंजूषाया, मंजूषा को, ग्रहणात् वारितः, इदानीम निज कृतस्य, यानी कि तुमने मुझे घर से ले जाने नहीं दिया था, कि तुमने मुझे चोरी की हुई पेटी को घर से बाहर ले जाने नहीं दिया था। इदानीम, इस, इदानीम का मतलब इस, निज कृतस्य, स्वयं के कार्य से, स्वयं के कार्य के, ठीक है, स्वयं के कार्य के फलम भुक्षयत, भुगतो, कि क्या कह रहा है वो, कि जब शव का जो भार है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो शव है वो थोड़ा हष्टपुष्ट था और हष्टपुष्ट होने के कारण उसमें वजन था। अब दोनों आरक्षी और अभियुक्त दोनों उसे कंधे पर उठाकर लाते हैं। अब आरक्षी है वो थोड़ा हष्टपुष्ट शरीर वाला होता है और जो अभियुक्त होता है वो दुबले पतले शरीर वाला होता है, निर्बल होता है थोड़ा। तो क्या होता है कि जो अभियुक्त है उसे पीड़ा होती है, दर्द होता है कि मैं अब ज़्यादा उठा नहीं पाऊंगा, तो वो रोता है और उसके रोने को देखकर जो आरक्षी है वो प्रसन्न होकर उससे कहता है कि रे दुष्ट, के हे दुष्ट, तस्मिन दिने, उस दिन, तुमने मुझे, त्वया हम, तुमने मुझे चोरिताया, चोरी की हुई, मंजूषाया, मंजूषा को, ग्रहणात् वारित, ले जाने नहीं दिया था। इदानीम निज कृतस्य, अब अपने काम का, अपने कार्य का फलम भुक्तो, फलम भुक्ष यानी कि फल को भुगतो। अस्मिन चोर्य अभियोगे, इस, अस्मिन का मतलब क्या होता है? इस चोरी के अभियोग में, चोरी के अभियोग भी बोल सकते हो और मुकदमे में भी बोल सकते हो कि चोरी के मुकदमे में त्वम, कि तुम्हें, त्वम यानी कि तुम्हें, वर्षत्रयस्य, 3 वर्ष का, वर्षत्रयस्य का मतलब क्या होता है? 3 वर्ष का कारादंड, कारा यानी कि सजा का दंड, लप्स्यते, प्राप्त होगा। 3 वर्ष का तुम्हें कारागार का दंड प्राप्त होगा। इति प्रोच्य उच्चे, वो जोर से बोलकर अहसन, हंसा, अहसन यानी कि हंसा। अब देखिए उसने एक लाश है, उस लाश को दोनों ने अपने कंधों पर उठा रखा है और दोनों बात कर रहे हैं। वो रो रहा है, जो अभियुक्त है वो रो रहा है उसके रोने को देखकर, और आरक्षी कह रहा है कि भाई तुमने उस दिन मुझे चोरी की हुई जो पेटी है उसे ले जाने नहीं दिया था, अब उसका अपने किए गए कार्य का फल भुगतो। देखो तुम्हें चोरी के अभियोग में 3 वर्ष का कारावास का दंड मिल सकता है। यथा कथाचित उभो शवमानीय एकस्मिन चत्वरे स्थापितवन्तो, मतलब जैसे तैसे, बोलेंगे जैसे तैसे, दोनों, उभो का मतलब क्या होता है? दोनों, स्वमानीय शव को लेकर एक अस्मिन चत्वरे, चत्वरे का मतलब क्या होता है? चबूतरा, चत्वरे का मतलब क्या होता है? चबूतरा, चबूतरे पर स्थापितवन्तो, उसे रखते हैं, स्थापित करते हैं, स्थापित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। दोनों जैसे तैसे करके उस शव को अपने कंधे पर लेकर आते हैं और एक चबूतरे पर उसे रख देते हैं, स्थापित करते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं बच्चों कि भारवत शवयस्त स्कंदनीन वहम तत्कृते दुष्करम आसीत, कि भारी शव को कंधों पर वहन करके लेकर आना मुश्किल हो रहा था।
सभार वेदनाया क्रदंती स्म, वह भार की जो पीड़ा थी उसके कारण वह रोता है। तस्य क्रदन निशम्य मुदित आरक्षी, और उसके रोने को देखकर जो आरक्षी है, चौकीदार है, प्रसन्न होकर उससे कहता है, तमुवाचो, उससे कहता है, रे दुष्ट, हे दुष्ट, तस्मिन दिने, उस दिन, त्वया हम, तुमने मुझे चोरिताया, चोरी की हुई, मंजूषाया, मंजूषा को, ग्रहणात, घर से, वारितः, ले जाने नहीं दिया था, इदानीम निजकृतस्य, अब इस तुम्हारे द्वारा किए गए फलम, फल को, भुक्तो, अस्मिन चोर अभियोगे, इस चोरी के अभियोग में, मुकदमे में तुम यानी तुम्हें वर्षत्रयस्य 3 वर्ष का कारादंड लप्य से प्राप्त होगा। इसी प्रोच्यो उच्च असर, वो जोर से हंसता है, जोर से बोलकर हंसता है। तथा कथिच उभो, जैसे तैसे करके दोनों शव मानिया, शव को लेकर आते हैं, एकस्मिन चत्वरे, एक चबूतरे पर स्थापित करते हैं। अब देखिए इसका अनुवाद करते हैं कि भारी लाश का कंधे पर ढोना उसके लिए मुश्किल था, वह वजन की पीड़ा से चीख रहा था। उसके चित्कार को सुनकर प्रसन्न हुआ चौकीदार उससे बोला, अरे दुष्ट, उस दिन तूने मुझे चोरी की पेटी को ले जाने से रोका था, अब अपनी करनी का फल भोगो, इस चोरी के मुकदमे में तुम 3 वर्ष की कैद भोगोगे। ऐसा कहकर वह जोर से हंसा। जैसे तैसे दोनों ने लाश को लाकर चौराहे पर रख दिया। अब देखिए बच्चों, अगला करते हैं हम। यहाँ तक हमारी स्टोरी हुई कि अभी तक उस शव को न्यायालय के सामने लाकर रख दिया है। अब देखिए, न्यायाधीशेन पुनस्तो घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टो, न्यायाधीश पुनस्तो फिर से घटना के विषय में वक्तुम यानी कि कहने का आदेश देते हैं। ठीक है। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, जो आरक्षिणी होता है चौकीदार, निज पक्ष, स्वयं का पक्ष यानी कि स्वयं का पक्ष प्रस्तुत करता है। आश्चर्य घटा यानी कि आश्चर्य घटना होती है, कुछ आश्चर्य घटता है। जैसे ही जो न्यायाधीश है वो फिर से घटना के विषय में कहने के लिए आदेश देते हैं कि फिर से, जब वो दोनों उस लाश को लेकर आ जाते हैं, शव को लेकर आ जाते हैं और चबूतरे पर रख देते हैं, अब क्या होता है कि अब न्यायाधीश कहते हैं कि चलो अब अपना पक्ष वापस सुनाओ। तो अपना पक्ष सुनाने के लिए आरक्षी सर्वप्रथम सुनाते हैं और वे अपना पक्ष सुनाते हैं। जैसे ही आश्चर्य घटित होता है, शव, वह शव कौन? वह शव जिसे रोकर लाया गया था। शव प्रवार कम परसाए, अपने ऊपर के कपड़े को उठाकर, ढके कपड़े को उठाकर न्यायाधीश के सामने अभिवादन करता है। निवेदिताम और निवेदितवान और निवेदन करता है। मान्यवर, देखिए बहुत बड़ी घटना हो गई है कि जिस लाश को वे लोग कंधों पर ढोकर लेकर आए थे, अब वो लाश तो एकदम से अपना जो कपड़ा ढका हुआ था उस कपड़े को हटा देते हैं और न्यायाधीश के सामने वो व्यक्ति खड़ा हो जाता है, अभिवादन करता है और उससे निवेदन करता है और कहता है, मान्यवर, हे मान्यवर, कि न्यायाधीश ने फिर से उन दोनों को घटना के विषय में बोलने का आदेश दिया। रक्षा पुरुष यानी चौकीदार ने अपने पक्ष को प्रस्तुत करने पर, अर्थात जब चौकीदार अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहा था, तब एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह लाश लवादे का मतलब होता है चादर को दूर करके उठ खड़ी हुई और न्यायाधिकारी यानी कि जज को अभिवादन करके निवेदन करने लगी कि माननीय, हे मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तब तद वर्णयामि त्वया अहम, कि इस आरक्षी के द्वारा, इस आरक्षी यानी चौकीदार के द्वारा कही गई यदुक्तम, कही गई जो बात थी, यदुक्तम तद, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, तद वर्णयामि, मैं ऐसा आपको कहना चाहता हूँ, उसका वर्णन करता हूँ कि त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया ग्रहणात् वारिता, कि उस समय तुमने मुझे चोरी की गई मंजूषा को घर से ले जाने नहीं दिया। अतः निज कृतस्य, इसलिए अपने कार्य का फल भुगतो। अस्मिन चोरी अभियोगे, इस चोरी के अभियोग में तुम्हें वर्ष त्रयस्य कारादंड लप्स्य से, कि 3 वर्ष का कारागार का दंड प्राप्त होगा। इति, ऐसा। अब देखिए, जैसा, क्योंकि साक्षी, मैंने आपको क्या कहा कि साक्षी कौन होता है? हूबहू करने वाला, यानी जैसा उसने देखा है, जैसा उसने
उसने सुना है हूबहू वही शब्दों के माध्यम से कहा गया। तो जैसा आरक्षी ने कंधों पर उठाए गए शव को लेकर और अतिथि को यानी कि अभियुक्त को जो बातें कही थी, हूबहू वैसे की वैसी बातें उस शव ने, जो शव के रूप में वो व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने ऐसे के ऐसे शब्दों के माध्यम से उसका जो वक्तव्य था, उसके कहे गए जो कथन थे वो प्रस्तुत कर दिए हूबहू, ठीक है, जैसा उसने कहा था। न्यायाधीश आरक्षी ने कारादंडमादिश्य, न्यायाधीश आरक्षी ने यानी कि चौकीदार को कारादंड यानी कि जेल में डालने का आदेश देता है। तम यानी उसे उस जन को सम्मान के साथ मुक्त कर देता है, ठीक है, क्योंकि न्यायाधीश को पता चल जाता है, ये न्यायाधीश की उक्ति थी कि इस तरह की योजना बनाई जाए ताकि मुझे साक्ष्य पता चले और साक्ष्य के आधार पर मैं जजमेंट दे सकूं, मैं कोई न्याय कर सकूं। ऐसे ही कोई आप अपने इंटेंशन से या इरादों से आप जजमेंट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर न्यायाधीश के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था और साक्ष्य बिल्कुल वैसा ही था जो सही था कि उसने कानों से सुना था और जैसा वर्णन, जैसी बात आरक्षी ने अभियुक्त को कही थी हूबहू वैसे ही उस साक्षी ने वैसी की वैसी बात न्यायाधीश के सामने कह दी। इसलिए कहा अतः एवोच्यते, इसलिए कहा गया है कि दुष्कार्यण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिना, कि दुष्कारिणी और कर्मों को यानी कि कोई गलत कार्य किए हैं और कर्म किए गए हैं वो मति वैभव यानी कि बुद्धि वैभवशालीन नीतिम युक्ति समालभ्य लीलये प्रकृते, और जो बुद्धि वैभवशाली लोग होते हैं वो खेल खेल में ही उन बातों का हल निकाल लेते हैं। तो यहाँ खेल खेल में ही जज ने क्या करा था भाई, बंकिम चंद्र चटर्जी जो न्यायाधीश थे, तो न्यायाधीश ने क्या करा था कि खेल खेल में ही खेल खेला और खेल खेल के आधार पर ही उन्होंने यहाँ पर न्याय कर दिया। तो देखिए अब हम इसका अनुवाद करते हैं कि इस चौकीदार ने मार्ग में जो कहा मैं उसका वर्णन करता हूँ। कौन कहता है? शव जो खड़ा हो गया था। तुमने मुझे चोरी की पेटी ले जाने से रोका था, अतः अब अपने किए हुए करनी का फल भोगो। इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष का कैद यानी कि दंड पाओगे। न्यायाधीश ने चौकीदार सिपाही को कैद के दंड का आदेश दिया, आज्ञा देकर उस व्यक्ति यानी अतिथि को ससम्मान मुक्त कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धिमान लोग नैतिक तरीके का सहारा लेकर कठिनाई से किए जाने वाले कार्यों को भी खेल खेल में ही कर डालते हैं। तो ये था हमारा सरप्राइज कि विचित्र साक्षी कौन था भाई, कि जब न्यायाधीश ने आदेश दिया कि शव को लेकर आइए तो वह शव ही विचित्र साक्षी था, कि शव बना हुआ था लेकिन साक्षी के तौर पर कैसे, क्योंकि अगर इस तरह का खेल न्यायाधीश नहीं खेलते तो क्या सही न्याय कर पाते। तो न्यायाधीश को यह अधिकार है कि वह अपने तरीके से अगर चाहे तो ऐसे कार्य के माध्यम से न्याय प्रदान कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं और कोई न कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसी के साथ देखिए बच्चों, आज हमारा विचित्र साक्षी पाठ है, हमारा एक स्टोरी है, उसका हमने अनुवाद कर लिया है और ये अनुवाद बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, एक एक शब्द को लेकर किया है। स्टोरी बहुत अच्छी थी, हमें भी आगे समझ में आएगा, हमारी भी बुद्धि थोड़ी सी बढ़ जाएगी कि अगर कोई मुसीबत आती है तो हमें भी हमारी जो सिक्स सेंस है, जो हमारी प्रबुद्धि है, उसका प्रयोग करना है। तो यहाँ न्यायाधीश बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी प्रबुद्धि का प्रयोग करके एक विचित्र साक्षी के माध्यम से न्याय किया। तो इसी के साथ आज हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।